15 फरवरी 2019 अंतरिक्ष में धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर एक भारतीय खुफिया सैटेलाइट अपनी कक्षा में लगातार घूम रही थी। तभी अचानक एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल उसके सिस्टम में अपलोड होता है। सैटेलाइट अपने निर्धारित रास्ते से हटकर एक खास लोकेशन पर फोकस लॉक कर देती है। यह जगह थी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में स्थित बालाकोट का दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। नीचे जमीन पर भी हलचल अलग ही थी। पठानी वेशभूषा में दो लोग चेहरे ढके हुए उस इलाके की रेकी कर रहे थे। देखने में वे आम लोग लग रहे थे, लेकिन असल में वे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑपरेटिव्स थे। जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की उसने उनके होश उड़ा दिए। यह कोई साधारण कैंप नहीं था, बल्कि घने जंगलों के बीच छुपाया गया एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग बेस था। यहाँ सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार यही वह जगह थी जहाँ पहले भी कई बड़े आतंकी तैयार किए गए थे। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि आने वाले दिनों में यहाँ और भी सैकड़ों नए आतंकी शामिल होने वाले थे। रॉ के एजेंट्स ने जान जोखिम में डालकर पूरे इलाके की तस्वीरें और सबूत इकट्ठा किए। यह सभी इनपुट्स तुरंत नई दिल्ली स्थित रॉ मुख्यालय भेजे गए। जैसे ही रॉ चीफ अनिल धस्माना ने रिपोर्ट देखी, उन्हें समझ आ गया कि अगर अब कार्रवाई नहीं की गई तो परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे। इसी जानकारी के आधार पर एक बेहद गुप्त और रणनीतिक मिशन की नींव रखी गई, जिसे बाद में ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना गया। 14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास का एक काला दिन। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सीआरपीएफ का विशाल काफिला आगे बढ़ रहा था। करीब 78 वाहनों में लगभग 2500 जवान सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में एक बड़ा धमाका उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक एक वाहन जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था, तेज रफ्तार से आया और सीआरपीएफ बस से टकरा गया। एक भयानक विस्फोट हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आग और धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। इस दर्दनाक हमले में हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली, जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठा था। उसने सोचा था कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ निंदा करेगा, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। देश के अंदर गुस्सा और बदले की भावना तेज हो चुकी थी। 19 फरवरी 2019 नई दिल्ली में एक बेहद अहम मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। मीटिंग में बालाकोट के आतंकी कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें पेश की गईं। बताया गया कि यह कैंप जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जहां उच्च स्तरीय आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा सतर्क है। सीमा पर भारी सुरक्षा है। तभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अगर इस बार जवाब नहीं दिया गया तो यह कमजोरी मानी जाएगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख से पूछा, क्या आप तैयार हैं? वायुसेना प्रमुख ने बिना झिझक जवाब दिया, हम उन्हें उनकी ही जमीन पर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम आदेश देते हुए कहा, एक्शन शुरू किया जाए, लेकिन यह ध्यान रहे कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। इसी के साथ एक बेहद गुप्त सैन्य ऑपरेशन को मंजूरी मिल गई। अब इस मिशन के लिए टारगेट चुना गया बालाकोट स्थित आतंकी कैंप। रॉ और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इसकी पुष्टि की कि यह वही स्थान है जहां बड़े आतंकी नेताओं की मौजूदगी है। यह इलाका नियंत्रण रेखा से लगभग 70 किलोमीटर अंदर था, यानी यहां पहुंचना और हमला करना बेहद जोखिम भरा था। पाकिस्तान को अंदेशा था कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए उसने अपनी पूरी सैन्य ताकत सीमा पर तैनात कर रखी थी। लेकिन भारत इस बार अलग रणनीति पर काम कर रहा था। जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से वार करने की योजना थी। अब मिशन को हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। भारत ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह था दुश्मन के घर में घुसकर वार करना, वो भी बिना पकड़े गए, बिना युद्ध छेड़े। रॉ, एयरफोर्स और नेशनल सिक्योरिटी टीम तीनों मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहे थे जो इतिहास में पहले कभी नहीं अपनाई गई थी। सबसे पहले टारगेट की फाइनल पुष्टि करनी थी। रॉ के एजेंट्स लगातार ग्राउंड इंटेल दे रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस को बार बार एनालाइज किया जा रहा था। हर एंगल, हर बिल्डिंग, हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। कई दिनों तक सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सही टारगेट है? क्या यहाँ सिर्फ आतंकी है? क्या कोई आम नागरिक तो नहीं? क्योंकि आदेश साफ था, एक भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। आखिरकार सभी एजेंसियों ने एक साथ कंफर्म किया, बालाकोट का जाबा टॉप, यही है वो जगह। अब अगला चरण था,
हमले का तरीका तय करना। आर्मी ने ऑप्शन दिया, ग्राउंड, सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन यह बहुत रिस्की था। दुश्मन पहले से अलर्ट था, सीमा पर भारी सुरक्षा थी। नेवी का ऑप्शन भी सामने आया, लेकिन दूरी और टाइमिंग इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। तब एयरफोर्स आगे आई, एक ऐसा प्लान जो दुश्मन के होश उड़ा दे, एयर स्ट्राइक। लेकिन यह आसान नहीं था। बालाकोट, एलओसी से करीब 70 किलोमीटर अंदर, मतलब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पार करना, उनके रडार्स को चकमा देना और बिना पकड़े वापस लौटना, यह मिशन लगभग असंभव जैसा था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने ठान लिया था। ग्वालियर एयरबेस, जहां तैनात थे मिराज 2000 फाइटर जेट्स, अचानक इस बेस को सील कर दिया गया। बाहर से ये एक रूटीन इंस्पेक्शन लग रहा था, लेकिन अंदर इतिहास लिखा जा रहा था। पायलट्स को ब्रीफ किया गया, उन्हें बताया गया यह मिशन सिर्फ एक अटैक नहीं, यह देश का जवाब है। हर पायलट को पता था अगर जरा सी भी गलती हुई तो वो वापस नहीं लौट पाएंगे। मोबाइल फोन बंद, बाहरी संपर्क पूरी तरह खत्म। परिवारों को कुछ नहीं बताया गया। यह मिशन पूरी तरह सीक्रेट था। अब सवाल था, किस हथियार से हमला किया जाए। चुनाव हुआ स्पाइस 2000 बम्स का। यह कोई आम बम नहीं था, यह एक प्रिसिशन गाइडेड बम था जो सीधे टारगेट की छत को भेद कर अंदर जाता है और फिर विस्फोट करता है। मतलब बाहर से बिल्डिंग खड़ी दिखेगी, लेकिन अंदर सब खत्म। यही चाहिए था, कम से कम नुकसान और अधिकतम असर। इसके साथ क्रिस्टल मेज मिसाइल्स भी तैयार रखी गईं। पायलट्स को दिन रात ट्रेनिंग दी गई। सिमुलेशन में मिशन बार बार दोहराया गया। हर सेकंड, हर मूव पहले से प्लान किया गया। अब शुरू हुआ असली खेल। भारतीय वायुसेना ने एक पैटर्न बनाना शुरू किया। हर रात फाइटर जेट्स बॉर्डर के पास उड़ते, थोड़ी देर रहते और वापस लौट आते। यह कई दिनों तक चलता रहा। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स रोज यह देखते और धीरे धीरे इसे नॉर्मल समझने लगे। उनकी सतर्कता कम होने लगी। उन्हें लगा भारत सिर्फ प्रेशर बना रहा है। इसी बीच कुछ जेट्स को साउथ की तरफ भी भेजा गया ताकि कंफ्यूजन और बढ़े। दुश्मन पूरी तरह भ्रम में आ चुका था। 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे। मौसम खराब था, आसमान में घने बादल, हल्की बारिश। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे अधिकारी सोच रहे थे क्या मिशन टालना पड़ेगा। लेकिन तभी बारिश थम जाती है और आदेश आता है, टेक ऑफ। ग्वालियर से मिराज 2000 जेट्स उड़ान भरते हैं, लेकिन सीधा बालाकोट नहीं जाते। पहले कुछ जेट्स को दूसरी दिशा में भेजा जाता है। दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है अटैक वही होगा, और यही था असली प्लान। अब असली स्ट्राइक पैकेज उत्तर दिशा से पहाड़ों के बीच नीचे उड़ते हुए आगे बढ़ता है। रडार से बचने के लिए पहाड़ों की आड़ ली जा रही थी। जेट्स बेहद कम ऊंचाई पर चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था, लेकिन पायलट्स का फोकस अटूट था। जैसे ही वे एलओसी के करीब पहुंचे, जेट्स ने ऊंचाई बढ़ाई। टारगेट सिस्टम एक्टिव हुआ। बालाकोट का कैंप स्क्रीन पर लॉक हो गया और फिर आदेश मिला, 1 फायर। एक के बाद एक बम छोड़े गए। कुछ ही सेकंड में भयानक धमाके गूंज उठे। पूरा इलाका हिल गया। जो आतंकी गहरी नींद में थे, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके ठिकाने, उनकी प्लानिंग, सब खत्म। यह हमला सटीक था, तेज था और घातक था। मिशन पूरा होते ही कोड वर्ड बोला गया, बंदर डाउन, मतलब टारगेट खत्म। और फिर सभी जेट्स तेजी से वापस मुड़ गए। कुछ ही मिनटों में वे भारतीय सीमा में लौट चुके थे। वॉर रूम में सन्नाटा था। सबकी नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई। जैसे ही कंफर्मेशन मिला, कमरे में हलचल हुई। देश को जवाब मिल चुका था। सुबह होते ही पूरी दुनिया में खबर फैल गई, भारत ने दुश्मन के अंदर घुसकर हमला किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका था। उनकी सेना, उनकी सरकार और सबसे ज़्यादा उनकी एयरफोर्स, सबके सामने एक ही सवाल था, अब क्या करें। क्योंकि इस बार हमला सिर्फ ज़मीन पर नहीं हुआ था। उनकी इज्जत, उनके सिस्टम, सब पर सीधा वार हुआ था। पूरी दुनिया देख रही थी और पाकिस्तान दबाव में था। अगर वो जवाब नहीं देता तो कमज़ोरी मानी जाती, और अगर देता तो जंग का खतरा बढ़ जाता। लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया, जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी 2019
सुबह का वक्त, भारतीय रडार सिस्टम लगातार आसमान को स्कैन कर रहा था और तभी एक साथ कई सिग्नल दिखाई दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तेजी से भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। यह कोई साधारण मूवमेंट नहीं था, यह एक प्लान्ड जवाब था। जैसे ही यह जानकारी मिली, श्रीनगर एयरबेस पर सायरन गूंज उठे। हर तरफ अफरा तफरी नहीं, बल्कि अनुशासित तेजी थी। पायलट्स अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ पड़े। हर सेकंड की कीमत थी। और इसी बीच एक नाम सामने आता है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन बिना एक पल गंवाए अपने मिग 21 बायसन की ओर बढ़ते हैं। यह एक पुराना विमान था, लेकिन आज इसकी कमान एक शेर के हाथ में थी। उन्होंने कॉकपिट में बैठते ही इंजन स्टार्ट किया और कुछ ही सेकंड में वो आसमान में थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ आधुनिक फाइटर जेट और दूसरी तरफ दशकों पुराना मिग 21। तकनीक के हिसाब से यह मुकाबला बराबरी का नहीं था, लेकिन जंग सिर्फ मशीनों से नहीं जीती जाती, जज्बे से जीती जाती है। पाकिस्तानी जेट्स ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना पहले से तैयार थी। हमारे पायलट्स ने उन्हें रोक लिया और फिर आसमान में शुरू हुई एक खतरनाक डॉग फाइट। इसी दौरान अभिनंदन की नज़र एक दुश्मन जेट पर पड़ी। वो तेजी से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिनंदन ने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। उन्होंने उसका पीछा किया, स्पीड बढ़ाई, टारगेट लॉक किया और सही दूरी मिलते ही मिसाइल दाग दी। कुछ ही सेकंड और आसमान में धमाका गूंज उठा। दुश्मन का जेट नीचे गिरने लगा। यह पल इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जोश में अभिनंदन दुश्मन का पीछा करते हुए एलओसी पार कर गए। अब वो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में थे। यह बेहद खतरनाक स्थिति थी। तभी एक मिसाइल उनकी ओर बढ़ी। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका विमान हिट हो गया। विमान में आग लग गई और अभिनंदन ने तुरंत इजेक्ट किया। पैराशूट खुला और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जमीन पर उतरते ही उन्हें एहसास हो गया कि वो अपने देश में नहीं है। कुछ ही देर में स्थानीय लोग उनकी ओर दौड़ने लगे। हालात तनावपूर्ण थे, लेकिन अभिनंदन शांत रहे। उन्होंने भीड़ को दूर रखने की कोशिश की और अपने पास मौजूद संवेदनशील चीज़ों को नष्ट किया। कुछ ही समय में पाकिस्तानी सेना वहां पहुंच गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्हें एक कैंप में ले जाया गया, जहां उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन उनका जवाब साफ था, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। ना डर, ना घबराहट, बस एक सच्चे सैनिक की गरिमा। उधर भारत में यह खबर तेजी से फैल चुकी थी। सरकार तुरंत हरकत में आई। संदेश बिल्कुल साफ था, हमारा पायलट वापस चाहिए, बिना शर्त और तुरंत। अभिनंदन वर्धमान अब पाकिस्तान की गिरफ्त में थे, और ये सिर्फ एक पायलट की गिरफ्तारी नहीं थी। ये दो परमाणु ताकतों के बीच बढ़ते टकराव का सबसे खतरनाक मोड़ था। भारत में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर चैनल, हर मोबाइल, हर घर में एक ही नाम गूंज रहा था, अभिनंदन। लेकिन भावनाओं के पीछे सरकार बेहद तेजी से काम कर रही थी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर फिर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरे में वही लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख। इस बार माहौल पहले से ज्यादा गंभीर था। टेबल पर एक ही मुद्दा था, अपने पायलट को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन कैसे? भारत ने दो रास्ते चुने। पहला, डिप्लोमैटिक प्रेशर और दूसरा, मिलिट्री रेडीनेस। दोनों एक साथ। रॉ और एनएजे ने तुरंत अपने इंटरनेशनल चैनल्स एक्टिवेट किए। दुनिया के बड़े देशों से संपर्क शुरू हुआ। अमेरिका, सऊदी अरब, यूए, सबको साफ संदेश दिया गया, स्थिति बेहद गंभीर है और इसे तुरंत कंट्रोल करना होगा। उधर भारत ने एक और कदम उठाया। अपनी मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। पृथ्वी, अग्नि सब रेडी टू फायर मोड में आ गई। यह सिर्फ तैयारी नहीं थी, यह एक संदेश था, एक चेतावनी। भारतीय इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान तक एक साफ और सीधा संदेश पहुंचाया। अगर हमारे पायलट को एक खरोंच भी आई तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक वास्तविकता थी। यह संदेश जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियां सब एक साथ हरकत में आ गईं।
क्योंकि उन्हें पता था भारत इस बार सिर्फ बोल नहीं रहा। पाकिस्तान की संसद में माहौल तनावपूर्ण था। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने संसद में कहा, अगर स्थिति नहीं संभाली गई तो भारत हमला कर सकता है, और ये हमला पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। अब ये मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया इसमें शामिल हो चुकी थी। अमेरिका ने तुरंत हस्तक्षेप किया। सऊदी अरब और यूएई ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। सबका एक ही मकसद था, हालात बिगड़ने से पहले कंट्रोल करना। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सीधी बात की। उन्होंने साफ कहा, हमारे पास इनपुट है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। यह संदेश सीधा और स्पष्ट था, नो बैक डाउन। इसी बीच एसाब इस्माब भारतीय नौसेना भी एक्टिव हो चुकी थी। वॉरशिप्स को कराची की दिशा में भेजा जाने लगा। अरब सागर में हलचल बढ़ गई। यह सिर्फ एक सैन्य मूव नहीं था, यह पूरा दबाव बनाने की रणनीति थी। अब समय तेजी से बीत रहा था। हर घंटा, हर मिनट स्थिति और तनावपूर्ण हो रही थी। दुनिया को डर था कि कहीं यह टकराव एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए। पाकिस्तान के पास अब ज़्यादा विकल्प नहीं थे। अगर वो अभिनंदन को रोकते तो भारत का हमला लगभग तय था। अगर छोड़ते तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती। आखिरकार 28 फरवरी 2019 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संसद में खड़े हुए और उन्होंने घोषणा की, हम शांति के संकेत के रूप में भारतीय पायलट को रिहा कर रहे हैं। यह सिर्फ पीस जेस्चर नहीं था, यह दबाव था, डर था और भारत की रणनीति की जीत थी। 1 मार्च 2019 वाघा बॉर्डर, हजारों लोग तिरंगा लिए खड़े थे। हर किसी की नज़र गेट पर थी। हर दिल में एक ही उम्मीद, अभिनंदन वापस आएंगे। शाम का समय, गेट खुलता है और एक शख्स आगे बढ़ता है। सीधी चाल, ऊंचा सिर और वही मशहूर मूछें। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। जैसे ही उन्होंने भारत की सीमा में कदम रखा, भीड़ में जोश की लहर दौड़ गई। नारे गूंज उठे। भारत ने न सिर्फ जवाब दिया था, बल्कि अपने हीरो को सुरक्षित वापस भी लाया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाएं सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं थीं। यह एक स्पष्ट संदेश था कि नया भारत अब चुप नहीं रहता। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के साथ भारत ने सिर्फ एक पायलट को वापस नहीं लाया था, बल्कि दुनिया को एक नया संदेश दे दिया था। यह संदेश था, नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले से तैयार रहता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाओं ने दक्षिण एशिया की रणनीतिक सोच को बदल कर रख दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये था कि इसका असर क्या पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन के बाद दुनिया की बड़ी ताकतों की नज़र भारत पर टिक गई। पहली बार भारत ने खुले तौर पर सीमा पार एयर स्ट्राइक की थी, और वो भी बिना युद्ध घोषित किए। यह एक नया सैन्य सिद्धांत था। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इन सभी देशों ने भारत के राइट टू सेल्फ डिफेंस का समर्थन किया। दुनिया ने देखा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सटीक और सीमित कार्रवाई की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका था। उनका एयर डिफेंस सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई, और सबसे बड़ी बात, उन्हें मजबूरी में अपने कब्जे में लिए गए पायलट को वापस करना पड़ा। भारत के लिए यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। अब स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की जगह प्रोएक्टिव एक्शन ने ले ली थी। मतलब साफ था, अगर हमला होगा तो जवाब और भी बड़ा होगा। इस ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को साबित कर दिया। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, प्रिसिशन टारगेटिंग, स्टील्थ अप्रोच, हर स्तर पर यह एक परफेक्ट मिशन माना गया। रॉ की इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलांस और ग्राउंड इनपुट्स, इन सब ने मिलकर यह मिशन संभव बनाया। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जानकारी से जीता जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अब सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो बन चुके थे साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक। उनकी शांति, उनकी बहादुरी और उनका आत्मविश्वास हर भारतीय के दिल में बस गया। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के हर नागरिक के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया। लोगों को भरोसा हुआ कि उनका देश अब कमजोर नहीं है। ग्लोबल स्तर पर भारत को एक जिम्मेदार लेकिन मजबूत देश के रूप में देखा जाने लगा, जो जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से नहीं डरता।
सबसे बड़ी बात, भारत ने यह भी दिखाया कि ताकत का इस्तेमाल कैसे संतुलन के साथ किया जाता है। न तो अनावश्यक युद्ध छेड़ा गया और न ही कमजोरी दिखाई गई। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के साथ भारत ने सिर्फ एक पायलट को वापस नहीं लाया था, बल्कि दुनिया को एक नया संदेश दे दिया था। यह संदेश था, नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले से तैयार रहता है। बालाकोट, डॉग फाइट, अभिनंदन, इन सब घटनाओं ने सिर्फ एक ऑपरेशन को पूरा नहीं किया, बल्कि एक ऐसी कहानी लिख दी जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगी। यह कहानी थी एक ऐसे भारत की जो अब चुप नहीं रहता, जो सिर्फ सहता नहीं बल्कि जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है जो दुनिया को सुनाई देता है। पुलवामा में खोए 40 जवान, उनका दर्द, उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक जवाब था उन हर आंखों के आंसुओं का। भारतीय वायुसेना के वो पायलट्स जो रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में घुसे, हर सेकंड मौत के साए में उड़ते रहे और बिना डरे अपने मिशन को पूरा किया। और फिर एक नाम जो इस पूरी कहानी का चेहरा बन गया, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा सैनिक कैसा होता है। ना डर, ना झुकना, ना टूटना। हिम्मत सिर्फ दुश्मन से लड़ने में नहीं होती, हिम्मत होती है कैद में भी अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखने में, हर सवाल का जवाब देने से मना करना और फिर भी शांत रहना। यह हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ताकत है जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत ने यह भी दिखाया कि ताकत का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता, ताकत का मतलब होता है सही समय पर सही फैसला लेना। इस पूरी घटना ने एक और चीज मजबूत कर दी, देश और उसके सैनिकों के बीच का रिश्ता। हर भारतीय ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे उसका देश खड़ा है। यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं, यह एक सीख है पूरी दुनिया के लिए। आतंकवाद के खिलाफ समय पर और सटीक कार्रवाई जरूरी है। बालाकोट कोई अंत नहीं था,